नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। तो अगले आधे घंटे आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर प्रदेश की सरकार संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत करने जा रही है। इंदौर में इसका उद्घाटन सीएम कमलनाथ करेंगे, तो वहीं राजधानी में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति इसका शुभारंभ करेंगे। अभी संजीवनी क्लिनिक सिर्फ महानगरों में खोली जानी है। इसके लिए डॉक्टर्स को 60,000 रुपए वेतन के साथ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। संजीवनी क्लिनिक्स के लिए डॉक्टर्स की भर्ती संविदा से की गई है। बता दें कि राजधानी में 85 वार्डों में ये क्लिनिक्स खोलने का सरकार का टारगेट है। क्लिनिक खोलने के लिए एनएचएम ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसके पहले डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्टों की नियुक्ति और जगह का चयन किया जाना है। महानगरों में बस्तियों में ये क्लिनिक्स खोले जाएंगे क्योंकि इन इलाकों में संक्रामक बीमारियां ज़्यादा होती हैं। क्लिनिक का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसके साथ ही मरीजों को ओपीडी की सुविधा भी मिल सकेगी। डॉक्टर की ओर से लिखी दवाएं मरीजों को क्लिनिक से ही निःशुल्क में दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो राइट टू हेल्थ देना सरकार की प्राथमिकता है, जो पहले से ही वचन पत्र में शामिल है। सरकार अपने वचन को निभाते हुए अब संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत कर रही है और जल्दी यह सुविधा हर जन तक, हर गली मोहल्ले तक पहुँच जाएगी। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान द्वारा सुभाषपुरा थाने में घुसकर वहां के पुलिसकर्मियों के साथ दबंगई दिखाए जाने की खबर न्यूज़ 18 द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले पर संज्ञान में लेते हुए मुकेश सिंह चौहान सहित एक अन्य सेवानिवृत्त उप निरीक्षक रणवीर सिंह यादव के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। यहाँ हम बता दें कि मुकेश सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ बस ऑपरेटर भी हैं। विगत दिवस जब उनकी बस शिवपुरी से ग्वालियर की ओर जा रही थी, तभी सुभाषपुरा थाना पुलिस ने संपूर्ण कागजात न होने के चलते उनकी गाड़ी का चालान कर दिया था। ये जानकारी जब मुकेश सिंह चौहान को लगी तो मुकेश सिंह चौहान अपने साथियों के साथ सुभाषपुरा थाने पहुंचे और वहां थाने में घुसकर उन्होंने पुलिसकर्मियों को न सिर्फ धमकाया था बल्कि उनसे काफ़ी कड़े लहजे में बात की थी। ये वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा और न्यूज़ 18 ने इसे प्रमुखता से दिखाया। न्यूज़ 18 द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद मुकेश सिंह चौहान सहित एक अन्य सेवानिवृत्त उप निरीक्षक रणवीर सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने तंज कसा है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बेदखल हो गए हैं, तब से उनकी विचारधारा नकारात्मक हो गई है। तभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट को लेकर किसान परेशान है और जगह जगह पर धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस पर सागर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के साथ आंदोलन किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा था। इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि सत्ता से बाहर जाते ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचारधारा नकारात्मक हो गई है। शिवराज जी, जब आप सत्ता में थे तो पीएम के खिलाफ धरना दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यूरिया संकट को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि यूरिया संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 सांसदों के साथ केंद्र सरकार के सामने धरना दें या फिर वो खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर धरना देंगे। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने फिर उगला है एक बड़ा हीरा। जी हां, यहां का एक किराना व्यापारी बन गया है अब लखपति। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने फिर उगला एक बड़ा हीरा। हम आपको बता दें कि पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती इन दिनों लगातार बड़े बड़े हीरे उगल रही है। यहाँ एनएमडीसी की मैकेनाइज्ड खदान के अलावा लगभग 750 उथली खदानें चल रही हैं।
खदानों को खोदने के लिए बाकायदा हीरा कार्यालय से एक पट्टा बनवाया जाता है और यहाँ 25 फीट बाई 25 की खदान का शासन द्वारा आवंटित खदान कर दी जाती है। यहाँ देश का कोई भी नागरिक हीरे की खदान खोद सकता है। हम आपको बता दें कि पन्ना जिले की धरती सदियों से हीरे उगल रही है, लेकिन यहाँ अभी तक विकास के नाम पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसे हम कह सकें। यहाँ के युवक बेरोजगारी की मार लगातार झेलते चले आ रहे हैं। अगर किसानों की बात करें तो यहाँ कई किसान ऐसे हैं कि अपने खेत में खेती की बजाय हीरे की खदानें खुदवा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान के खेत में पन्ना के एक छोटे से युवा व्यापारी राहुल अग्रवाल ने खदान लगाई और उसे आज 13 कैरेट 21 सेंट का उज्ज्वल किस्म का हीरा प्राप्त हुआ है। इस हीरे की कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। यही वजह है कि यह एक छोटा सा व्यापारी चंद घंटों में लखपति बन गया। प्रदेश में एकमात्र जिला ऐसा है जहां पर यहाँ की धरती हीरे उगलती है। जी हाँ, यहाँ पर जो उथली खदानें हैं वहाँ पर चमचमाते हीरे पाए जाते हैं और यहाँ के युवा व्यवसायी एक दिन में ही लखपति बन जाते हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि इन व्यवसायियों के लिए कुछ यहाँ ऐसा नया हीरा नीति बनाए जिससे कि लोग इस हीरा व्यवसाय में आगे आएं। इतिहास में पहली बार मुरैना जिले की मशहूर मिठाई गजक को लेकर गजक मीटोत्सव का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। 2 दिवसीय आयोजन था। इसका आज आखिरी दिन है और प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव यहां शाम को पहुंचेंगे और गजक मीटोत्सव का समापन किया जाएगा। इस दौरान ग्राहकों को लुभाने के लिए जिला प्रशासन ने लकी ड्रॉ का भी इंतजाम रखा है, जिसको प्रभारी मंत्री चुनेंगे और उस पर्ची के बाद जो भी लकी ड्रॉ होगा वो उस ग्राहक को दिया जाएगा। जिन दुकानदारों ने यहाँ मेला लगाया है, जिनकी दुकानें लगी हैं, उन सभी के लिए भी आकर्षक उपहार का आयोजन जिला प्रशासन रखा है और प्रभारी मंत्री द्वारा उनको भी सम्मान और पुरस्कृत किया जाएगा। 50 से अधिक मिठाइयाँ गजक की वैरायटियाँ अलग अलग फ्लेवर में वनीला और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट देखने को मिली। तो वहीं डायबिटीज़ के मरीजों को ध्यान में रखते हुए शुगर फ्री गजक भी इस बार देखने को मिली और सबसे बड़ी बात, पहली बार नमकीन गजक भी इस मेले में देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने इसका काफ़ी लुत्फ उठाया। जिला प्रशासन द्वारा अब GI टैग भी इन सभी दुकानदारों को दिया जाएगा, जिससे दुकानदारों में उत्साह है। सिवनी पुलिस प्रताड़ना का एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सिवनी कानीवाड़ा पुलिस पर एक युवक हीरा जंगेला ने करीब 3 महीने से परेशान करने और एक्सीडेंट के झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है। और इस पूरे मामले में बेहद ही चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर युवक हीरा जंगेला एक नहीं बल्कि 2 बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। गनीमत की बात यह रही कि दोनों ही बार समय पर इलाज मिल जाने के कारण युवक की जान बच गई। हालांकि इस बार युवक ने आत्महत्या की कोशिश करने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया। इस वीडियो में युवक ने कानीवाड़ा TI पर गंभीर आरोप लगाए हैं और झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया है और आत्महत्या करने के पीछे जिम्मेदार भी TI को बताया है। फिलहाल इस पूरे वीडियो को पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। छतरपुर की बिजौर थाना पुलिस ने लूट के आरोपियों का बाजार में जुलूस निकालकर उनसे कान पकड़कर उठा बैठक लगवाई है। साथ में लूट के आरोपी यह भी कहते नजर आए कि लूट करना पाप है, कानून हमारा बाप है। मामला बिजौर थाना क्षेत्र का है, जहां पेट्रोल पंप संचालक रवि अग्रवाल के साथ घर लौटते वक्त 4 आरोपियों ने मारपीट कर लगभग 2 लाख की नकदी सहित लाइसेंसी पिस्टल छीनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद से पूरे नगर में लोगों में पुलिस की लचर कार्यप्रणाली चलते खासा आक्रोश था और लोगों ने नगर बंद कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने लूट की घटना के 48 घंटे के अंदर ही इन 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी थी। लेकिन इस लूट की घटना से लोगों में तभी से डर का माहौल भी था। इसी डर को खत्म करने पुलिस ने आरोपियों को न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि कान पकड़कर उठा बैठक भी लगवाई। पकड़े गए आरोपियों ने 2 अन्य लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। बिजौर थाना क्षेत्र में एक नहीं 3 लूटों को इन आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इन लूट की घटनाओं से स्थानीय लोगों में डर का माहौल था। हालांकि पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही पेट्रोल पंप संचालक की लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे उनके मन में लूटों से डर का माहौल बन गया था। इसी वजह से आज पुलिस ने इन डर को दूर करने के लिए यह जुलूस निकालकर उनसे उठा बैठक लगवाई है।
महू में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आज न्यायालय पेश किया गया। पेशी के दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। आक्रोशित लोग हैवान को उसके किए की सजा अपने अंदाज में देना चाहते थे। इस दौरान कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाते हुए कोर्ट रूम में पेश किया। दरअसल सोमवार को महू में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले हैवान को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया था। पुलिसिया पूछताछ में पता चला था कि आरोपी ने नशे की हालात में इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। नशे की हालात में जाते वक्त सड़क पर माता पिता के साथ सो रही मासूम को आरोपी ने उठाया और अपनी हैवानियत को अंजाम देने के बाद मासूम का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और घर जाकर सो गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी अब तक पुलिस रिमांड पर था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके साथ समाज के आक्रोशित लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। प्रदेश के तमाम हिस्सों समेत देश भर में दुष्कर्म की वारदातें अचानक सामने निकल कर आई हैं। ऐसे में शहर की कानून व्यवस्था जितनी जिम्मेदार है, उतनी ही शहर की सामाजिक व्यवस्था भी। अक्सर इस तरह की वारदात के बाद समाज आक्रोशित हो जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि कानून को ही अपना काम करने दिया जाए। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी के साथ मारपीट करने वालों की पहचान अब पुलिस तस्वीरों के आधार पर करने में जुट गई है। अब देखना होगा कि महू पुलिस इस मामले में किस तरह की कठोर कार्यवाही करती है। प्रदेश के कॉलेजों में ज्ञान की अलग जगाने वाले अतिथि विद्वान आज सड़कों पर है। कारण है उनका नियमितीकरण न होना। बीते 2 दशक से लंबित इस मांग को पूरा कराने के लिए प्रदेश के 5200 अतिथि विद्वान सड़कों पर हैं और होशंगाबाद के पिपरिया से शुरू हुई अतिथि विद्वानों की पदयात्रा भोपाल जा रही है। आज होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मुंडन कराकर इन अतिथि विद्वानों ने अपनी मांग पूरी करने की अर्चना मां नर्मदा से की। इन अतिथि विद्वानों का कहना है कि कमलनाथ सरकार वचन पत्र में किए वादे के अनुसार उनका नियमितीकरण करे। ब्रेक के बाद हाजिर हूं, चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। प्रत्याशियों के नामों के ऐलान में लेट लतीफी करने वाली सत्ताधारी दल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी और बागियों के बढ़े हुए तेवर के बीच कांग्रेस में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। बात चाहे रायगढ़ की कर ले या फिर दुर्ग की कर ले या फिर अन्य निकायों की बात कर ले, सभी स्थानों से इस्तीफे की खबर निकल के सामने आ रही है कि सत्ताधारी दल में नेताओं से नाराज होकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। ऐसे में इस्तीफों के दौर में कांग्रेस कैसे इसे थामेगी और आने वाले वक्त में जब बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और महापौर का चयन होना है, ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति पे कैसे सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर इतना तो तय है कि इन तमाम कांग्रेस की भीतरी राजनीति और अंदरूनी हलचल से ये तय है कि कांग्रेस ऑल इज वेल की जो फीलिंग देने की कोशिश करती थी, जो बातें करती थी, जो दावे करती थी, वो दावे जमीन पे खोखले साबित हो रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस में भारी बगावत और विद्रोह की स्थिति से कांग्रेस कब निपटती है और निकाय चुनाव में किन रणनीति के तहत जीत दर्ज करती है। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र समिति की बैठक आज शाम 5 बजे के बाद रखी गई है और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही समिति के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में चूंकि उनका घोषणा पत्र कांग्रेस की तुलना में कमजोर पड़ गया था और यही वजह है कि उन्हें विधानसभा में हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि निकाय चुनाव में उनका जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस से मजबूत हो। बीजेपी का कहना है कि उनके घोषणा पत्र में नया क्या किया जा सकता है और इसके साथ ही उन्होंने जो बीजेपी के जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने निकाय में या जो महापौर हैं उन्होंने अपने नगर निगम में क्या काम किया है उसको लेकर खासतौर पे वो फोकस करेंगे और इसके साथ ही नई जो घोषणाएं क्या हो सकती है इस पर खासतौर पे फोकस किया जा रहा है। बीजेपी इस बार 3 घोषणा पत्र तैयार करेगी, 3 स्तर पर घोषणा पत्र तैयार करेगी। पहला प्रदेश स्तर पर घोषणा पत्र तैयार होगा, दूसरा निकाय स्तर पर और तीसरा जो प्रत्याशी होंगे वो अपने वार्ड के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार करेंगे। प्रदेश स्तर पर जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है उसमें खास तौर पर जो धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था है उसको बताने की कोशिश की जाएगी और इसको फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही ये भी घोषणा की जाएगी कि क्या चीज़ें और पार्टी इस पर सुधार को लेकर कर सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो महापौर का चुनाव अगर बीजेपी का कहना है कि यदि उनके पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा जीतते हैं तो जाहिर तौर पर महापौर उन्हीं के बनेंगे और ऐसे में वो इस बात की घोषणा करेंगे कि क्या ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनके महापौर नहीं है उनके महापौर क्या सुधार कर सकते हैं और ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनके महापौर है वो ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को शुरू हुए महज 6 दिन हुए हैं और 6 दिन में 3 बार संशोधन जारी हो गया है। किसान काफ़ी परेशान है। एक तो समितियों में टोकन नहीं मिल रहा है, ऊपर से किसानों के धान है उसके लिए लिमिटेशन तय कर दिया गया है। एक दिन में किसान महज 80 कुंटल धान बेच सकेंगे। उसके अलावा पहले जब 5 बार टोकन दिया जाता था किसानों को, लेकिन इस बार 3 बार टोकन दिया जाएगा। इससे किसानों की परेशानी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समिति प्रबंधक भी परेशान हैं क्योंकि हर बार नए सॉफ्टवेयर में उन्हें एंट्री करना पड़ रहा है। प्रदेश के जितनी भी समितियां हैं अमूमन सभी में इस तरह की परेशानियां सामने आ रही है। किसान धान खरीदी केंद्र तक तो पहुंच रहे हैं मगर उनके धान अभी भी बिक नहीं रही हैं। जो किसान धान दे रहे हैं लेकिन लिमिटेशन तय हो जाने के बाद भी किसानों के धान बिकने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि किसान काफ़ी परेशान है। एन चुनाव के वक्त इस तरह की परेशानी कहीं सरकार को मुश्किल में ना डाल दे। राज्य निर्वाचन आयोग स्क्रूटनी करा रहा है उस नामांकन को जो कल अभ्यर्थियों ने जमा किए हैं। पूरे प्रदेश से 12,192 नामांकन दाखिल किए गए हैं और सभी नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद 9 दिसंबर को नाम वापसी का दिन है और उस दिन सारे पार्टियों के कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में है वो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से नामांकन की छटनी हो रही है, नामांकन की स्क्रूटनी होगी, उसमें से जो प्रत्याशी जो अभ्यर्थी हैं उसमें से कितने पात्र हैं ये तो वो शाम रात तक आंकड़ा निकलेगा। लेकिन जिस तरह से 12,192 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है इस राज्य निर्वाचन आयोग के जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें, अब देखना यह होगा कि कितनी स्क्रूटनी होकर कितने अभ्यर्थी इस चुनावी मैदान से बाहर होते हैं और 9 तारीख को जो नाम वापसी का दिन है उस दिन कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहते हैं। 21 दिसंबर को चुनाव का मतदान होना है। 70 के दशक में बनी परलकोट जलाशय आप अपने अस्तित्व का लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो जलाशय है करीबन हजारों हेक्टेयर में बना हुआ है। 70 के बाद सन 1970 के बाद ये जो जलाशय है जिसकी गहरीकरण नहीं हुआ है, जिस गहरीकरण नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो स्थित जो हजारों की संख्या में जो किसान हैं उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में जो किसान का जो सिंचाई व्यवस्था होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। ये परलकोट क्षेत्र जिसमें शुरू से ही इस जलाशय से यहाँ के लोग निर्भर रहते थे, अपने किसानी खेती करते थे, लेकिन आज इस जो जलाशय है खुद अपनी अस्तित्व लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी सूद लेने के लिए कोई भी विभाग आगे अब तक के नहीं आ पाया। जीवनानंद हल्दर, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, खेरकट्टा। और अब कुछ जरूरी खबरें।